बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर ये जानकारी दे दें, क्योंकि कुछ जगहों पर वोटिंग जारी है। कुछ मिनट का जिक्र है कि सुबह कुछ जगहों पर ईवीएम देरी से काम करना शुरू हुआ था, तो इसलिए हमें भी कुछ मिनट लगेंगे। जब तक वो पूरी वोटिंग खत्म नहीं आती तब तक आप एग्जिट पोल शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आगे निकला जाए, हम लोग जिक्र करने बैठे हैं इन सब के साथ इस बात का कि दरअसल बिहार का जनादेश किस दिशा में जाएगा, उसको लेकर एग्जिट पोल 6 जगहों पर हमारे तमाम संवाददाताओं की मौजूदगी रहेगी। यह भी हम आपको बतला देते हैं। उन तमाम जगहों पर जैसे ही ईवीएम बंद होगा, वोटिंग खत्म होगी, हम उनके पास भी एक एक करके चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में अमित शाह ने जो कहा है, बिहार में आखिरी वोटिंग के दौर में 56%, देखिए 4 बजे तक मतदान हो चुका है। इसका मतलब है अगले 1 घंटे में यह 60% पार कर जाएगा। ये अलग अलग जगहों के आपके सामने परसेंटेज है, जहां पर किशनगंज में सबसे ज्यादा 58% वोट पड़े हैं और सुबह से ही कटिहार उससे भी आगे है, 63% वोट। इसका मतलब है ये 70% तक कटिहार में जा सकता है, क्योंकि आखिरी घंटे में सबसे ज्यादा तादाद में वोटिंग का परसेंटेज रहा है। और उसको लेकर ये माना जाए तो ये 5वां चरण तमाम 4 चरणों से कहीं आगे निकलेगा चुनाव में वोटरों की इसमें पहल या भागीदारी को लेकर। बहरहाल इन सब के बीच यह भी बता दें कि दरअसल एग्जिट पोल से पहले लालू यादव की भविष्यवाणी है, जो कि उन्होंने ट्वीट के सुना जाए क्या कहा उन्होंने। स्विप करेंगे, लालू यादव जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उनसे भी जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, हमें लगता है यह पहले सुनाना चाहिए। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। बीजेपी के अध्यक्ष 8 तारीख को बोलेंगे और अभी से लालू यादव कह रहे हैं स्वीप। और इन दोनों के बीच में तमाम न्यूज चैनल के और तमाम अखबारों के एग्जिट पोल हैं, जिसको हम लगातार दिखलाएंगे। बहरहाल इन सब के बीच हमारे संवाददाता मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ चूंकि किशनगंज से जुड़ चुकी हैं। किशनगंज में खत्म हो गया मनोज्ञा वोटिंग? जी नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ है। अगर मैं कहूं कि अभी भी कुछ पोलिंग बूथ पर लाइनें कभी बड़ी लंबी कतारें हैं। करीब 57% मतदान 5 बजे तक हुआ था, लेकिन अभी भी कई जगह लंबी कतारें हैं। खुद जिलाधिकारी का कहना है कि अगले आधे घंटे तक हो सकता है पोलिंग जगह जगह पर चले, क्योंकि लोगों का उत्साह सुबह तो था, लेकिन दोपहर में धूप की वजह से और यहाँ का जो लोकल कल्चर या वर्क बेस्ड स्टाइल है उसकी वजह से दोपहर में नहीं हुई थी पोलिंग। अब फिर से शाम को लोगों ने एक साथ फिर से पोलिंग बूथ पर लाइनें लगाना शुरू किया है, तो कतारें अभी भी लगी हुई हैं कई जगहों पर। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और 10 से 15 मिनट तक पोलिंग चलेगी कुछ जगहों पर खास तौर से। चलिए, ये अच्छा है, हमारे तमाम संवाददाता जहां जहां मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, आखिर क्यों लालू यादव बोल रहे हैं स्वीप और आखिर क्यों अमित शाह कह रहे हैं 8 को बोलूंगा? ये अपनी अपनी स्टाइल है। मुझे लगता है कि क्योंकि अब तो कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, वोटिंग हो चुकी है। अब तो मैंने वोटिंग भी पूरी हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने 242 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने घूमा है। हो सकता है कॉन्फिडेंस उनको ज़्यादा हो, लेकिन अमित शाह बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजिस्ट हैं। और माना ये जा रहा है कि मोदी जी भले 26 या 27 पब्लिक मीटिंग किए हों, रैली किए हों, लेकिन पूरे बिहार का अगर संचालन चुनाव का है तो सच पूछिए तो प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं, सुशील मोदी ने नहीं, नंदकिशोर यादव ने नहीं, बल्कि अमित शाह ने किया है। तो एक तरह से ये चुनाव अमित शाह का चुनाव है अगर देखा जाए तो। कृपाल जी, अमित शाह का ये टेस्ट है बिहार चुनाव और जीत हार बहुत कुछ तय करेगी। देखिए, अमित शाह तो है ही है बाहर, लेकिन मैंने सब कहा कि सीधा मोदी का टेस्ट होगा ना। अमित शाह का नाम आ सकता है, लेकिन अमित शाह एक बात हमेशा जो नंबर 1 है उस पे ज़्यादा वो होता है, नंबर 2 नंबर 3 तो उसके हिसाब से चलते हैं। इंजन मेन है, तो जो इंजन है उसको लेकर के प्रतीक जो जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर है वो बेसिकली नरेंद्र मोदी है। कोई भी जो नतीजा आएगा प्लस या माइनस वो जाएगा। रथी हैं, लेकिन मैंने वही कहा ना कि हार किसी को तो कंधे पर लेनी होगी। नहीं कैसे बचिएगा इससे? तो कंधे पर वो ले भी ले तो उससे देखिए वो तो एक सहज है ना डालना। सवाल इस बात का नहीं है कि उनके कहने से लोग मान जाएंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जनता क्या मानती है महत्वपूर्ण ये होता है। आप उनके कहने न कहने से बीजेपी तो डिफेंड करेगी चाहे जो भी होगा। अगर कल को हो जाए तो भी कहेंगे कि नहीं ये राज्यों का चुनाव है, ये सब है। लेकिन देखिए, जिस बात हम कह रहे थे कि जो राजनीतिक जो केंद्रीय राजनीति में जो भूकंप आएगा या जो इसका विश्लेषण होगा वो एक दूसरे ढंग से होगा। वो किसी के कहने या किसी के न कहने से नहीं कि मैं नहीं हूँ ये हैं, उस पर नहीं जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 2 रिमोट कंट्रोलों की लड़ाई थी, लालू वर्सेस मोदी। ये पक्की बात जान लीजिए कि जो भी नतीजे आएंगे निश्चित तौर पर या तो लालू की जीत होगी, ठीक है, नीतीश जी का अपना वो है,
लेकिन अगर लालू जी ने जो किया है, अगर लालू का वोट ट्रांसफर हुआ नहीं है, नहीं करा पाए हैं, तो गठबंधन के लिए मुश्किलें होंगी। करा गए हैं तो कोई रोक नहीं सकता गठबंधन की जीत को, निश्चित रूप से। संजय, ये एक राय इससे इतर भी है। बिहार में जो हम लोग चर्चा लगातार कर रहे थे, वहां के कुछ जो पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं, उनमें एक राय यह भी हमने देखा इस 5 चरण के बीच में, एक राय ये थी, क्या बिहार का वोटर यह भी सोच रहा है कि एक ऐसी स्थिति बन जाए महागठबंधन के भीतर, अगर ये जीतता है तो नीतीश कुमार को जरूरत ना पड़े लालू की? इसकी संभावना बहुत कम है। मैंने उस पर निर्भर ना रहना पड़े, बहुत छोटा सा शेयर है। निश्चित रूप से अगर दोनों ये इतने नेता माने वोटर इतना स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता है? बड़ा मुश्किल है सोचना ऐसा कि वोटर इतना स्ट्रेटजिस्ट है कि इस तरह से मतदान करेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी को तो बहुत सीटें आए और लालू की पार्टी कम आए, कांग्रेस बगल में आ जाए। मुझे लगता है इस नहीं, तरह की स्ट्रेटजी करके वोट डालना बड़ा कि मुश्किल है। जो पैटर्न है बिहार का अभी हाँ। जो इस चुनाव में दिखाई भी पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद और नीतीश ने एक पार्टी की तरह चुनाव लड़ा, मोर्चे की तरह नहीं, अलायंस की तरह नहीं। कांग्रेस को मैं अलग रख सकता हूं, लेकिन इस चुनाव में दोनों दलों ने आपस में एक पार्टी बनकर चुनाव लड़ा। ऐसी केमिस्ट्री 1994-93 में भी कम देखी जाती थी। उस समय भी थोड़ी बहुत नाराजगी होती थी नीतीश की। रात को 1 बजे नीतीश कुमार चले जाते हैं, रात को ही 11 बजे चले जाते हैं उनके घर लालू प्रसाद। लेकिन और प्रशांत वोटरों की किशोर राय जो उर्मिलेश जी थी, नीतीश के प्रति बहुत अच्छी, लालू के प्रति बहुत खराब। ये बात परसेप्शन का। देखिए, एक बड़ा मैं इस पर बताता हूं, एक बड़ा तबका बिहार में है जो साइलेंट रहता है, क्योंकि उसकी आवाज मीडिया में, उसकी आवाज एकेडमिक्स में, उसकी आवाज जो ओपिनियन मेकर्स हैं, योजनाकार हैं, वहां तक नहीं पहुंचती। उनमें आज भी लालू प्रसाद, और आप इंडियन एक्सप्रेस की अगर खबरों को देखें तो उसमें हमेशा बिटवीन द लाइंस में यह बात रही है और खुलकर भी रही है कि लालू प्रसाद को दलित भी, वहां का जो है, वहां का पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, लालू ने बहुत गड़बड़ किया 1995 के बाद, खासकर उनके 2 सालों ने और उस समय के जो अफसरों ने, जब वो जेल आते जाते थे। लेकिन इसके बावजूद लोग मानते हैं कि 90 से लेकर 94 के बीच में लालू प्रसाद ने बिहार में जो किया वो अभूतपूर्व था, और उसी अभूतपूर्व के कारण नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया गया। बढ़िया जिक्र तो किया। ये एक बहुत अजीब बात है कि का नाम ले रहे हैं, एक लाइन का कंक्लूजन, हमको लगता है दर्शकों को एक जानकारी दे दें, जिस उसमें मुजाबिल जमील जो है वो कश्मीर का लड़का है, वहां से उसको भेजा गया कि आप जाके रिपोर्ट। कई लोगों ने अच्छी रिपोर्ट की, लिज ने किया, रिपोर्ट की, वंदिता मिश्रा ने किया, अनेक लोगों ने रिपोर्ट की। देश के अलग-अलग, मैं एक्सप्रेस की रिपोर्ट को वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्ट मानता हूं इस इलेक्शन कवरेज में, प्रिंट में। ये सामाजिक तौर पर जो परिस्थितियां हैं, क्या उसका प्रभाव वाकई चुनाव में वोट डालते वक्त लोगों के जहन में वाकई रहता है क्या? जो सामाजिक परिस्थितियों में, चाहे वो मुस्लिम समुदाय सच्चर कमेटी के रिसोर्स के हिसाब से जो जी रहा है, दलितों को लेकर जो इस देश के भीतर रिपोर्ट आई, उसका प्रभाव रहता है क्या? और अगर रहता है तो फिर ये जातियों का टकराव फिर आ जाएगा सामने। आप देखिए, मैं कहता हूं कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाकर, एजेंडा को बनाकर उस वक्त भी इन दलों के नेताओं ने काम किया होता गवर्नेंस का, तो स्प्लिट के चांसेस नहीं आते। लेकिन चूंकि एक आदमी, एक इंडिविजुअल के इर्द गिर्द पूरी केंद्रित पॉलिटिक्स हो गई। जेपी मूवमेंट के जितने वारिस थे, उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स की, खासकर जब उनको गवर्नेंस मिला, तो अगर कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दिया जाए तो जितने नेता थे उन्होंने अपने इर्द गिर्द प्रभामंडल जमाया और अपने आधार पर एजेंडा सेट किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। इस बार शायद लालू और नीतीश अगर मौका मिलेगा तो शायद अतीत की गलतियों से सबक लिखेंगे, और मुझे लगता है कि उनको पार्टी का मर्जर भी करना पड़ेगा। हो सकता है। ये सब आप हाइपोथेटिकल है, सिक्के को जरा सा उलट देते हैं। आलोक जी, दूसरी स्थिति में आ जाइए। एनडीए जीत गया, अब क्या होगा लालू और नीतीश का, और किन परिस्थितियों में चले जाएंगे ये? देखिए, चूंकि वो अस्तित्व का सवाल है, हम पहले दिन से बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जीतने के बाद जिस तरह से बुलडोजर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसका प्रतिफल ये होगा कि और ज़्यादा तूफान, जैसा ये कहा जा रहा है, मतलब चाहे वो साहित्यकार के लिए कहिए, पार्टी के लिए कहिए, दावा तो किया जाएगा कि अब देखिए जनता हमारे साथ है, चाहे जितना % वोट मिले। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में मुझे लगता है कि यदि वो तेवर वैसे ही तीखे रहे जो आज चुनाव के समय दिखाई दिए थे, और जैसा कहा जाए लालू को जेल भेज दो, नीतीश को पाकिस्तान भेज दो, यदि उसी प्रवृत्ति को पाकिस्तान भेज दो, मतलब उस तरह की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया गया, तो आप देखिए कि बिहार ही नहीं, बंगाल और दूसरे राज्यों में भी एक तूफान जैसा खड़ा होगा। क्योंकि अब वो स्थिति 74 नहीं है, 74 में
इलाहाबाद की खबर दिल्ली आने में प्रसून जी 2 दिन लगते थे, मतलब 73-74 मुझे जब लिखना कोई मार्च की यदि खबर है तो 3 दिन बाद टेलीप्रिंटर से भी भेजने में भी उतना समय लगता था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका असर, दूसरा असर भी होगा, ये भी याद रखें, जिनको भी बहुमत आता है। और ये इसीलिए अभी आपने कहा, देखिए अमित शाह बड़े ही गार्डेड, कल तक चुनाव की रैली में वो कह रहे थे बहुमत आ रहा है, हम आज वो क्यों नहीं बोले कि बहुमत में आ रहा है? जो कल तक बोल रहे थे आज वो बोलने में उनको शर्म क्यों आई? ओके, उनको तय नहीं है कि अभी क्या जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, अभी विश्वास उनको पूरा नहीं है। नहीं, हम जो बात का जिक्र करना चाह रहे थे ना, हमारे साथ चूंकि नेता जुड़ गए, रामकृपाल जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें तो हम चले वहां पर। मुद्दे पर मैं बताऊं, आपने जो पूछा था कि अगर क्या हो सकता है, 2 ही सीन हो सकते हैं, या महागठबंधन जीते या एनडीए जीते जी। अगर महागठबंधन जीतता है तो ये तय जान लीजिए कि 2019 के लिए ये विश्वास पैदा करने की कोशिश की जाएगी और नया प्रयोग किया जाएगा कि कांग्रेस के कमजोर रहते हुए भी भाजपा को केंद्र से हटाया जा सकता है। ये प्रयोग शुरू हो जाएगा जी। और अगर महागठबंधन हार जाता है तो तय जान लीजिए कि काऊ बेल्ट में ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में कोई प्रयोग सफल नहीं होगा, न इसकी कोई कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा तीसरा जो देवगौड़ा टाइप का, गुजराल टाइप की जो एक विकल्प बनता था केंद्र में, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी 2019 में। और बता दूं, बीजेपी अगर हारती भी है तो बीजेपी के लिए अभी 2 जगह मौके हैं सुधारने के। बंगाल में चाहे थोड़ा इंप्रूवमेंट करें, वहां कोई सीट की बात मैं नहीं करता है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज, और उत्तर प्रदेश निर्णायक होगा। और अगर बिहार का नतीजा उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही आया तो आप समझ लीजिए कि 2019 के लिए उल्टी गिनती बिल्कुल पर्दे पर दिखने लगेगी। ये संजय शर्मा आपके साथ कीर्ति आजाद हैं, जरा उनसे पूछा जाए, चूंकि अब वोटिंग खत्म हो चली है, वो क्या देख रहे हैं? मैं पहले बताऊंगा प्रसून जी, जिस तरह की वहां चर्चा चल रही स्टूडियो में कि ये जीता तो क्या होगा, वो जीता तो क्या होगा, पीछे आतिशबाजियों की आवाजें और रोशनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये पता नहीं चला कि आतिशबाजियां किसके लिए चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। लेकिन फिलहाल हम कीर्ति जी से बात करते हैं। कीर्ति जी, ये 5वां चरण पूरा हो चुका है, क्या उम्मीद लगती है आपको कि कितनी सीटें आपके तरफ आएंगी? आपका आकलन क्या है? नहीं, जो हमने देखा था अभी, जो नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर सभा हुई थी, उसे बहुत सारे यूथ और महिलाओं को हमने देखा था। और यूथ वो देखे थे जो बाहर पढ़ते हैं या कमाई करते हैं, वो लोग सारे यहाँ पर आए थे और वो चाह रहे थे कि अपने परिवार के साथ यहाँ रहें, और बड़ी उमंग के साथ और उत्साह के साथ थे। अब यहाँ तक देखें, बैरिकेडिंग तक भी उन्होंने तोड़ी थी। वह जो लोग आए हैं उसके कारण से हमारी वोटिंग बढ़ी है। दूसरा कारण ये भी है कि जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय गर्मियाँ बहुत थी और दोपहर में लोग रौदे में निकला नहीं करते थे, लेकिन इस बार जो लोग आए हैं बड़ी ही उम्मीद के साथ आए हैं कि बदलाव आएगा, और उसको लेकर के ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। महिलाओं ने भी बहुत ज़बरदस्त भाग लिया है। बीजेपी अध्यक्ष की 3 दिन पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बता रहे थे कि हम सरकार बनाने वाले हैं, आज तेवर थोड़े से ढीले लग रहे हैं, ऐसी चर्चा है। नहीं, किसने कहा कि तेवर ढीले लग रहे हैं? हमारे तेवर टाइट है ना, जहाँ से आज ये हुआ है। और उसको देखते हुए मेरे पास 6 की 10 में से अभी तक रिपोर्ट आई है, बाकी 4 की पहुंची नहीं है। 2 का भी फोन आया था, लेकिन मैं आपके पास खड़ा हूं इसलिए मैं अभी जाकर के पता करूंगा। लेकिन उनके अंदर भी हमारा बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस है। तो 60% सीट्स तो हम अभी निकाल चुके हैं। वो आइडिया जनरली हो जाता है कहाँ पर वोटिंग हुई, किस सेक्टर में हुई, कैसे हुई, कितने हुई, कौन कौन लोग गए थे। तो उसमें हमें 6 का तो कंफर्म है, और बाकी और भी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही। मुझे लगता है मैं 7 या 8 तक 10 में खींचूंगा। एक सवाल हमारा भी, कीर्ति जी को यकीन है कि इनके लोकसभा क्षेत्र में एक सवाल हमारा भी 10 में से 7 या 8 सीटें इनको मिले? एक सवाल हमारा भी रोकिए उन्हें जरा, उनसे जरा पूछिए, जब दिल्ली चुनाव के परिणाम आए थे उस वक्त कीर्ति आजाद हम लोग के साथ मौजूद थे और बातचीत हो रही थी, बड़े गुस्से में थे ये। और बिहार चुनाव में बहुत ही प्रेम हम दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली चुनाव में वो हाईकमान पे ही गुस्सा कर रहे थे, किस तरीके की स्ट्रेटजी थी, गलत थी, और क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा था। तो दिल्ली चुनाव से बिहार चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं वो? प्रसून जी ये पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए थे उस समय आपका बहुत एग्रेशन, बहुत गुस्सा था बीजेपी नेतृत्व के प्रति और पूरी रणनीति के प्रति। आपने बहुत सारी चीजें कही थी गुस्से में, उस आवेश में। हाँ। अब आपका क्या कहना है कि तब से उस चुनाव में और अब तक कितना बदलाव आप देखते हैं? नहीं, पिछला जो दिल्ली का चुनाव हुआ था उसके अंदर तो हम लोगों ने खुद ही गुड़ गोबर कर दिया था, लेकिन इस समय जो परिस्थिति है वो यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आप यहाँ की परिस्थिति देखें, लोग पूछते हैं ना कि ये नहीं, मैं पूछता हूँ यहाँ है क्या।
हम लोगों ने कितनी बार प्रयास किया लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आ सकी। और वह युवा इस विषय को समझते हैं, यहाँ के लोग जो रहने वाले वो भी समझते हैं। वो यह भी जानते हैं कि जात के नाम पर जो तोड़ते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, वो कभी विकास नहीं करेंगे, इसी नाम पर वोट लेते रहेंगे। और यही चीज़ लोगों के बीच में पहुँचाई है। यही जो बाहर से हमारे बच्चे जो यहाँ के पढ़ने बाहर गए, उन्होंने भी यही बात आकर के कही है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन गया है। और जिस प्रकार के विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में हुई है, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर हमारे अभी राजस्थान का हो, तो इन सभी चीज़ों को यदि देखा जाए तो लोगों के अंदर ये है कि भाजपा आएगी, विकास लाएगी। कीर्ति जी, लेकिन चुनाव प्रचार जब पहले चरण का मतदान हुआ और 5वें चरण तक आ गए, ये बीजेपी में पार्टी में खुद ही सुगबुगाहट होने लगी है, टिकट बांटने में कुछ गड़बड़ियां की गई, जहां पर जो जातिगत समीकरण है या बाकी समीकरणों को ध्यान नहीं रखा गया। तो क्या ये 8 तारीख के पहले का कुछ मान ले कि सुगबुगाहट? संजय, मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, एक सीट के ऊपर 10-10, 12-12 आदमी होते हैं जो लड़ना चाहते हैं। अलायंस पार्टनर भी बहुत सीटों पे चाहते हैं कि हमें मिल जाए। एक को मिलता है तो बाकी 11 विरोध में हो जाते हैं। और अगर कोई सांसद या कोई प्रतिनिधि या कोई पदाधिकारी उसके किसी व्यक्ति को ना मिला तो बेचारा भड़ास निकालता है, और स्वाभाविक है निकालेगा। लेकिन एक सवाल पूछकर कि ये किसको चाहते हैं सीएम बने? मिला हो या ना मिला हो, आपको शांति से काम करना चाहिए। आपको पार्टी ने सांसद बनाया। आप किसको चाहते हैं कि सीएम कौन बने अगर बहुमत आता है? अगर आप सच माने पूछे कि सीएम कौन बने, तो सीएम वो बनना चाहिए जो मेरी पार्टी चाहती है। और जो विधायक चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपकी एक एज ए एमपी आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या मेरी ख्वाहिश जो आपने अभी कही ना, बिल्कुल सही कहा कि विधायक मिलेंगे, पार्टी उसको तय करेगी। पार्टी तय करती है, तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्यों नहीं तैयार हूँ। चलिए, एक दबंग मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, भागवत आजाद बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी दबंगई की गूंज जो है आज भी गाहे बगाहे कई गलियों में सुनाई देगी, और इन इलाकों में तो खास तौर से जहां पर भागलपुर का इलाका खास तौर से वो था। बिहार में कुछ जगहों पर अभी भी वोटिंग जारी है। हम जो जानकारी दे रहे हैं, शुरुआत में आधे घंटे की जो देरी हुई थी, कुछ जगहों पर जो उम्मीदवार लाइन में, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें जो वोटर लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए, वो वोट डालेंगे, इसकी व्यवस्था वहां पर की गई है। यानी उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम जिस सिलसिले का जिक्र कर रहे हैं, जिस एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, उसके तहत हम आपको बताने वाले हैं कि किस रूप में क्या है। लेकिन हमारे साथ नलिनी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। नलिनी जी, हम लोग लगातार चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि दरअसल क्या होगा, अगर क्या होगा से फिर आगे क्या होगा। यानी अगर बीजेपी प्लस जीतती है तो क्या होने वाला है, नीतीश लालू का क्या होगा, और महागठबंधन जीतता है तो बीजेपी के भीतर की हलचल क्या सुनाई देगी। तो लगता क्या है, ये जनादेश किस दिशा में जा सकता है या होगा क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सांसें अटकी हुई हैं, सांसें अटकी हुई हैं राजद की, जदयू की, भाजपा की, बहुत से बाकी लोगों के भी जो सैटेलाइट होते हैं इस सारे चुनाव प्रक्रिया के। मुझे लगता है कि देखिए, एक तो ये है जो मैं देख रही थी आने में, जो वोटिंग फिगर्स हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल माना जाता है वहाँ वोटिंग फिगर्स बहुत ही ज़्यादा हैं तुलना में दूसरी जगहों के। तो इसका मतलब नहीं, लेकिन एक बात है, मधेपुरा जैसे इलाकों में जब तक 4 बजे 4:30 बजे का देख रहे, वहाँ पर लगता है कि यादवों ने काफ़ी अच्छी मात्रा में, कटिहार में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। हाँ, तो वहाँ तो मुस्लिम बहुल है ना, किशनगंज कटिहार में तो 48%, 45% करके मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन मधेपुरा वगैरह में जहाँ यादव हैं, और जो कि पप्पू यादव की बेल्ट है, वहाँ पर भी वोटिंग ज़्यादा हुई होगा। क्या ये तो बता दीजिए, लालू नीतीश का अगर हार गए तब क्या होगा और जीत गए तो क्या होगा? देखिए, मैं कुछ और बात कहती हूँ। अगर भाजपा हारी, फर्ज कीजिए, अब मैं क्षमा मांगती हूँ सब भाजपा से, लेकिन अगर ये लोग हार गए तो क्या होगा कि जिन्होंने प्रधानमंत्री की इतनी रैलीज की प्रक्रिया की ऑर्गेनाइजेशन की थी, वो फिर बहुत दूरदर्शी इंसान होंगे। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रही हूँ।